हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। तो चलो स्टडीज को थोड़ा सा और अच्छा बनाते हुए हम कंटिन्यू करते हैं अपनी सीए फाउंडेशन की रिवीजन सीरीज। सो लास्ट वीडियो में हमने अपने चैप्टर नंबर 6 बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमाइजरी नोट की रिवीजन स्टार्ट करी थी। उस वीडियो में हमने क्या करा था, 80 to 90% कंसेप्ट रिवाइज कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ना, तो पहले जाके क्विकली वो वीडियो देख कर आओ। जस्ट 30 मिनट्स की वीडियो, आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से बिल्कुल डिटेल में रिवाइज हो जाएंगे। आज हमें क्या करना है, जो हमने लास्ट वीडियो में कंसेप्ट्स करे थे, एक तो हम उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एक हमारा टॉपिक बचा इंसॉल्वेंसी, वो टॉपिक कवर करेंगे, उसका क्वेश्चन करेंगे। देन हमारा टॉपिक है एकोमोडेशन बिल। एकोमोडेशन बिल, ये कंसेप्ट समझेंगे और इसका क्वेश्चन करेंगे। तो बेसिकली हमें 3 क्वेश्चंस करने हैं और 2 कंसेप्ट्स करने हैं। डन है। तो हम ना डायरेक्टली क्वेश्चन पे स्किप करते हैं, क्योंकि ये सारा पार्ट हमने रिवाइज कर लिया था लास्ट वीडियो में। मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, प्रोमाइसरी नोट का मीनिंग क्या होता है, देन उनकी जर्नल एंट्रीज कैसे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वीडियो में जरूर देखना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, टर्म ऑफ बिल क्या होता है, डेट ऑफ मेच्योरिटी क्या होता है, हमें 3 डेज का ग्रेस मिलता है, नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं, कब पे होते हैं, रिन्यूअल ऑफ बिल एंड रिटायरमेंट ऑफ बिल। ये सारे कंसेप्ट हमने लास्ट वीडियो में रिवाइज कर लिए थे। पहले हम क्विकली इसका एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आ जाएंगे अपने इंसॉल्वेंसी के कंसेप्ट में। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में जो आपके क्वेश्चंस हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। मैं आपको एक ना फुल फ्लैश क्वेश्चन कराती हूँ जिसमें काफी सारे कंसेप्ट्स लग रहे हो। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। ठीक है, 12th के बाद क्योंकि 13 से आपका इंसॉल्वेंसी स्टार्ट हो रहा है, सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 12। आप लोग साथ में नोटबुक निकालो, देखो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना, अपनी नोटबुक में साथ साथ क्वेश्चन करते जाओ। अभी आप वीडियो देख रहे हो, समझोगे, साथ ही लिख लो, मैं भी लिखवाऊंगी, सेम स्पीड रहेगी। ठीक है, उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे आप खुद से सॉल्व करना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 रीड करते हैं। ऑन 12 मई 2020 A sold goods to B for rupees 36,470 and later 2 bills, one for 16,470 at 1 month and the other for 20,000 at 3 months. B accepted both the bills. ड्रॉ किसने करा है, ए ने, तो ए कौन हुआ, ड्रॉअर। ड्रॉ किस पे करा है, बी पे, तो बी कौन हुआ, ड्रॉ ई। एक बिल तो 1 मंथ का है और एक बिल 3 मंथ्स का है। डेट काउंट करें पहले, 12 मई से 1 मंथ 12 जून। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था, 3 डेज क्या मिलते हैं, ग्रेस के। तो हमारा फर्स्ट बिल की ड्यू डेट क्या होगी, 15 जून। सेकेंड बिल 3 मंथ्स का है, 12 में से 12 जून, 12 जुलाई, 12 अगस्त, और 3 डेज ग्रेस ऐड करेंगे तो 15 अगस्त। कुछ लग रहा है तो 15 अगस्त को कुछ होता है, इंडिपेंडेंस डे, पब्लिक हॉलीडे होती है। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था, अगर आपके जो ड्यू डेट आ रही है उस पर क्या आ रही है, पब्लिक हॉलीडे, तो हम क्या लेंगे, एक दिन पहले का। कौन सा लेंगे, एक दिन पहले का, 14 अगस्त। अगर यहीं पे एक दिन बाद की आती, मतलब कि अगर आपका इमरजेंसी हॉलीडे होती 15 को, तो हम क्या लेते, 16 अगस्त। ऑन 5 जून ए सेंट बोथ द बिल्स टू हिज बैंकर फॉर कलेक्शन। कलेक्शन की बताई थी कि कई बार हमें क्या होता है कि यार हम पता नहीं ड्यू डेट पे भूल ना जाए पेमेंट लेना, तो हम बैंक को बोल देते कि आप अपने पास बिल रखो, ड्यू डेट पे आप हमारे ड्रॉई से कलेक्ट कर लेना। द फर्स्ट बिल वॉज ड्यूली मेट। फर्स्ट बिल 15 जून वाला तो मेट हो गया, but due to some temporary financial difficulties, we failed to honor the second bill on the due date and the bank has to pay 20 as noting charges. अब उसने डिसऑनर कर दिया सेकंड बिल, डिसऑनर की एंट्री करेंगे, नोटिंग चार्जेस की एंट्री करेंगे। However, on 16th August, it was agreed between A and B that B would immediately pay 8020 in cash, इतना कैश रिसीव कर लेंगे, and accepts a new bill at 3 months for 12,480. ये देखो अमाउंट्स हमारे सेकंड बिल के कितने थे, 2 बिल थे, एक 16,470, एक 20,000 का। सेकंड बिल आपका डिसऑनर हुआ है ना, तो 20,000 होने चाहिए थे, लेकिन ये अमाउंट क्या बन रहा है, 8,020, 12,480, इनका टोटल तो कुछ 20,500 नहीं बन रहा। हमारा बिल तो 20,000 का था, तो ये 500 रुपए किस चीज के हैं, 500 रुपए हैं इंटरेस्ट के। मैंने आपको बताया था अगर हमारा बिल रिन्यू होता है तो क्या लगता है, इंटरेस्ट, विच इंक्लूड इंटरेस्ट फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ पार्ट पेमेंट। I immediately sent new acceptance to his bank for collection. On 1st October, B approached A offering 12,240 for retirement of his acceptance. A accepted the request. B देखो पहले तो डिसऑनर कर दिया और अगला बिल पहले ही पेमेंट करने चल पड़ा।
याद है लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, अगर पहले ही पेमेंट हो रही है तो क्या होएगा, क्या होगा, रिबेट मिलेगा, रिबेट मिलेगा। पहले रिन्यूअल हुआ फिर रिबेट हुआ, इसलिए मैंने स्पेशली क्वेश्चन लिया। देखो एग्जाम का क्वेश्चन है, इसमें आपके बिल भी आ रहा है, कलेक्शन के लिए भी भेजना आ रहा है, नोटिंग चार्जेस, रिन्यूअल और रिबेट, काफी सारे कंसेप्ट लग रहे हैं। इस क्वेश्चन का ना नोटबुक में करते हैं। लिखो क्वेश्चन नंबर 12, हमें किसकी बुक्स में करनी है एंट्री, ए ड्रॉअर की बुक्स में, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ ए, इन बुक्स ऑफ ए, ए कौन है, ड्रॉअर। ठीक है, अपना जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं। पता है काफी स्टूडेंट्स के ना डाउट्स आते हैं कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है नहीं बनाना है, या नरेशंस लिखने हैं नहीं लिखने हैं। तो एक चीज बताओ, आपको क्यों रिस्क लेना है, पहले नंबर काटने की बहुत जगह आप छोड़कर आते हो, यहाँ गलत है यहाँ गलत है, कम से कम जहां पे सही है वो तो नंबर लो ना। जो चीज आपको पता है, आपको फॉर्मेट बनाना आता है तो बना कर आओ, जब आपको पता है नरेशंस लिखनी होती है तो लिख कर आओ, क्यों रिस्क ले रहे हो, है ना। तो डेट्स आपको पता है, गिवन है, तो डेट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो। सबसे पहले बिल कब सेल हुई है, 12 मई को, कितने की, 36470 की, कर देते हैं एंट्री। कौन सा ईयर है, 2020, May 12। सेल्स की एंट्री क्या होती है, बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेटर डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बी इज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स टू बी, सेल्स टू बी, कितना है 36470। क्विकली इसको लिखते जाना, स्पीड बना के रखो। इसके बाद क्या हुआ है, दो बिल आए हैं, 16,470 और 20,000 का। आप कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको अलग अलग से बता देती हूँ। May 12, बिल रिसीवेबल के लिए मैं BR यूज कर रही हूँ, आप फुल फॉर्म लिखना एग्जाम में। बिल रिसीवेबल 1 डेबिट, बिल रिसीवेबल 2 डेबिट, 2 किससे मिला हमें, बी से, बीज अकाउंट 16,470, 20,000 and total amount will be 36,470. बिल रिसीव्ड, बिल रिसीव्ड, बिल आ गया और किससे मिला है, बी से। डन। आगे देखो, ऑन 5th June A sent both the bills to his banker for collection। अब हमारे पास से बिल चला गया, एसेट गया है तो क्रेडिट, और किसके चला गया, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। कौन सी डेट को, 5th June। एंट्री कर दो June 5, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, डेबिट टू BR1 टू BR2। ठीक है, 36,470, 16,470, 20,000, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, किसके लिए भेज दिया हमने, कलेक्शन के लिए। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा, साथ साथ लिखते जाना, कुछ चीज ना समझ आए तो मेरे को कमेंट्स में या मैसेज करके जरूर बता देना। आगे देखो, उसके बाद क्या हुआ, कलेक्शन के लिए भेज दिया। फर्स्ट बिल वाज ड्यूली मेट, फर्स्ट बिल की ड्यू डेट हमारी क्या थी, 12th मई से 1 मंथ, मतलब कि 12 जून प्लस 3 डेज 15th ऑफ जून, 15th ऑफ जून। पैसे आ जाएंगे जून 15, पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, और हमने क्या लिखा हुआ था, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। कितने का था फर्स्ट बिल, 16,470, अमाउंट रिसीट। मैं ये नहीं कह रही आप नरेशन में पूरा एक्सप्लेन करो, लेकिन एटलीस्ट नरेशन लिखो, थोड़ा सा आपको समझ आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, ट्रांजेक्शन क्या कर रहे हो। ठीक है, आगे देखो फिर क्या हुआ, we failed to honor the second bill on due date and bank had to pay 20 years noting charges। तो हम डिसऑनर की एंट्री करेंगे, डिसऑनर में बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट हमारा था ना, डेबिट था, क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, और क्या हो जाएगा हमारे पास, जो बैंक से नोटिंग चार्जेस गए वो पे कर देंगे। और मैंने आपको बताया था हमेशा डिसऑनर के केस में जो ड्रॉई होता है वो वापस, ड्रॉई मतलब डेटर बन जाता है, डेबिट हो जाता है। ड्यू डेट क्या थी इसकी, 14th ऑफ अगस्त, अगस्त 14, अगस्त 14। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रॉई कौन था, बीज अकाउंट डेबिट, इसको वापस से डेटर बना दिया टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन।
और जो नोटिंग चार्जेस लगे वो हमारे बैंक से डिडक्ट हो जाएंगे। सेकंड बिल कितने का था? 20,000 का। नोटिंग चार्जेस लगे 20 के, तो हमें इससे रिसीव कितना करना है? 20020। ठीक है, बिल डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर्ड। समझ आ रहा है? कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, बी ने इमीडिएटली कितना पे करा? 8,020 इमीडिएटली पे करा है। कौन सी डेट को? 16 अगस्त को। 16 अगस्त को अमाउंट रिसीव करने की एंट्री कर लो। अगस्त 16 पैसे मिले हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और किससे मिले हैं? बी से। 8020 8020। कोई डाउट यहाँ पे? क्लियर है? अब एक चीज बताओ मेरे को, मिलने कितने थे? 20,020। कितने मिल गए? 8,020। तो कितना अमाउंट बच रहा है? 12,000। 12,000 में से जो 480 रुपए हैं, हमने क्योंकि न्यू बिल कितने का ड्रॉ करा? 12,480 का, और हमारे 480 रुपए किस चीज के हैं? इंटरेस्ट के। पहले हमने जब डिस्कस करा मैंने 500 रुपए बोला था, रीजन बीइंग वो 20 रुपीज नोटिंग चार्जेस हमारा मिस हो गया था। 20 रुपीज तो नोटिंग चार्जेस के थे, तो इंटरेस्ट कितने का है? 480 का। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड। इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। सोचो, ड्रॉअर जिसको इंटरेस्ट मिलेगा उसके लिए क्या है? इनकम है एक्सपेंस? इनकम है। इनकम डेबिट होगी या क्रेडिट होगी? क्रेडिट होगी। मिलेगी किससे? बी से। ड्यू कर दो, बीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितने का इंटरेस्ट है? 480। ये हमने कैसे निकाला? 12,480 माइनस 12,000। इंटरेस्ट ड्यू, और उसपे क्या करेंगे? न्यू बिल ले लेंगे, बी आर डेबिट टू बी 12,480 न्यू बिल रिसीव्ड। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ आ रहा होगा। सबसे पहले हमने क्या करा है? सेल्स करी है, डेटर टू सेल्स। फिर हमें उससे बिल मिला है, बी आर डेबिट टू बी। उसके बाद उसको कलेक्शन के लिए भेज दिया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बी आर। फिर हमारा क्या हुआ? पहला बिल ऑनर हो गया, पेमेंट आ गई, बैंक टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। दूसरा बिल हमारा क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। बैंक अकाउंट जो आना थे वो पैसे नहीं आए, तो हमने बी को वापस डेटर बना दिया, बी डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। नोटिंग चार्जेस लगे वो भी पे कर दिए। फिर बी ने कुछ अमाउंट तो कैश में पे कर दिया, बैंक टू बी। इंटरेस्ट उससे हमने ड्यू करा, बी टू इंटरेस्ट। फिर नया बिल उसने एक्सेप्ट कर लिया 12,480 का। क्लियर यहां तक? फिर उसकी ड्यू डेट कब आ रही है? उसने बिल एक्सेप्ट करा 16 अगस्त को। कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स। 16 अगस्त से 3 मंथ्स, 16 सितंबर, 16 अक्टूबर, 16 नवंबर प्लस 3 डेज, 19th ऑफ नवंबर। 19 नवंबर बनती थी ड्यू डेट। क्या हुआ आगे? हमने पहले तो क्या करा, 16 अगस्त को वो सेंट फॉर कलेक्शन हो गया, तो इसको कलेक्शन के लिए भेज देते हैं। कलेक्शन के लिए भेजने की एंट्री क्या होगी? बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट टू बी आर 12,480 12,480। क्लियर है यहां तक? हमने क्या करा? इसको कलेक्शन के लिए भेज दिया। आगे देखो, फिर हमने क्या करा, 19 नवंबर को पैसे मिलने थे, लेकिन उसने क्या करा? 1 अक्टूबर को पेमेंट कर दी। कितना? 12,240। ड्यू कितना था? 12,480। तो बीच का अमाउंट क्या है? रिबेट। रिबेट, जल्दी बिल की पेमेंट हो रही है ना, रिटायरमेंट हो रही है, तो इंटरेस्ट ले रहा है वो। अब क्या हो गया? कौन सी डेट को? 1 अक्टूबर 2020। एंट्री कर देते हैं, अक्टूबर 1। बैंक अकाउंट, बैंक में पैसे कितने आ रहे हैं हमारे? 12,240। 12,240। हमारे पास से बिल सेंट फॉर कलेक्शन कितने का जा रहा है? बिल सेंट फॉर कलेक्शन कितने का था? 12,480। तो बचा हुआ मेरे लिए पता है क्या हो गया? इंटरेस्ट का एक्सपेंस हो गया, मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ गया, इंटरेस्ट डेबिट। कितने का? बैलेंसिंग फिगर। समझ आया? पेमेंट रिसीव्ड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, मतलब आपको ना कुछ काम ही नहीं करना,
आपको बस क्वेश्चन को समझते जाना है, कब बिल एक्सेप्ट हुआ, कब कलेक्शन के लिए भेजा, उसके सीक्वेंस में आप अकाउंटिंग एंट्रीज करते हो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये 12th तक थे अपने क्वेश्चंस इस वाले टॉपिक के। अपना 12th क्वेश्चन हो गया, उससे पहले कि आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से गो थ्रू करना, और ये मत सोचना बहुत सारे क्वेश्चंस है, कई तो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस है, देखो कितने छोटे क्वेश्चंस है, बहुत ही इजी चैप्टर है ये। मैं ना आपको एक क्वेश्चन और कराती हूँ। इस क्वेश्चन में ना, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, कई बार क्वेश्चन में स्टूडेंट्स अटक जाते हैं। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है ये, हमारे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 9। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ई के कत्रक की बुक में एंट्री करनी है। मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी, आप इसको क्विकली या तो वीडियो पॉज करके लिख लेना, या फिर वीडियो एंड होने के बाद इसको जरूर लिख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 तीनों सिमिलर क्वेश्चंस है, हल्के से डिफरेंट क्वेश्चंस है, जरूर करने हैं। इसके अलावा मैं बताऊं 8 तक बिल्कुल ही बच्चों वाले क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चंस है। 9th क्वेश्चन देखो, एक्सेप्टेंस टू बासु फॉर 2500। कतरक ने बासु को एक्सेप्टेंस दे रखी है, तो उसके लिए वो क्या है, पेबल। डिस्चार्ज बाय कैश पेमेंट ऑफ 1000, कितने का बिल था, 2500 का, कैश में कितना गया, 1000। एंड न्यू बिल फॉर द बैलेंस, बैलेंस कितना बचा, 1500 प्लस इंटरेस्ट ऑफ ₹50। अब मेरे लिए इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस, जिसको पेमेंट करनी है उसके लिए क्या है, एक्सपेंस। तो मेरा बिल पेबल लाइबिलिटी कितने की खत्म हुई, 2500, मेरे बैंक से कितना गया, 1000, मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस 50, तो न्यू बिल कितने का हो जाएगा, न्यू लाइबिलिटी कितने की, 1550। ये न्यू वाला है और ये ओल्ड वाला है, बिल्कुल सिंपल एंट्री थी। G Gupta's acceptance for 4000 which was endorsed by Katrak to M Mehta। G Gupta ने एक एक्सेप्टेंस दे रखा था, किसको, कतरक को, और कतरक ने क्या कर रखा था, उसको एंडोर्स कर रखा था एम मेहता को। अब वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। हमने जो अपना बिल एंडोर्स कर रखा होता है वो डिसऑनर होता है, तो हम क्या करते हैं, डेटर को वापस डेटर बना देते हैं, क्रेडिटर को वापस क्रेडिटर बना देते हैं। मेहता पे 20 नोटिंग चार्जेस, यहां तक पहले समझते हैं। मेहता जो हमारे क्रेडिटर था उसके 20 रुपए के नोटिंग चार्जेस भी लगे, तो एक तो आपका 4000 का बिल डिसऑनर हो गया, 20 रुपए मेरे को और देने पड़े, तो मेरे को आपसे कितने लेने, 4020। तो जी गुप्ता टू एम मेहता, ये डेटर था अपना और ये अपना क्रेडिटर था, डेटर टू क्रेडिटर 4020। बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक। अब एम मेहता क्या कह रहा है, भाई मेरे को वेट ही नहीं करना, आपका पहला बिल तो डिसऑनर होगा, 20 रुपए और लग गए, है ना, मेरी पेमेंट करके खत्म करो। तो हमने उसकी पेमेंट किससे कर दी, बैंक से, एम मेहता टू बैंक। विड्रॉन अगेंस्ट चेक मतलब उसके साथ साथ हमने पेमेंट करके उसका अकाउंट तो खत्म करा, जी गुप्ता से हम बाद में अपने आप लेते रहे। क्लियर, आगे देखो, डी दलाल रिटायर्स अ बिल फॉर 2000 ड्रॉन ऑन हिम बाय कतरक फॉर ₹10 डिस्काउंट। कतरक ने ड्रॉ कर रखा था, तो उसके लिए क्या था, रिसीवेबल, और उसको किसने ड्रॉ कर रखा था, बिल डी दलाल पे। डी दलाल ने उसको रिटायर करा 10 रुपए के डिस्काउंट पे, 2000 पे 10 रुपए का डिस्काउंट, कितने रिसीव हुए, 1990। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बीआर। ये कौन सा केस था, रिबेट का केस था, समझ आया। लास्ट पॉइंट देखो, कतरक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल, हमारे लिए ये बीपी था फॉर 5000, मैंने इसकी पेमेंट करी, डिस्चार्ज करा। बीपी पेमेंट की वैसे एंट्री क्या होती है, बीपी टू बैंक। बाय एंडोर्सिंग, लेकिन मैंने बैंक से नहीं करी, एंडोर्सिंग मोदी इज एक्सेप्टेंस टू कतरक, मोदी ने कतरक को एक्सेप्टेंस दे रखी थी, हमारे लिए क्या था, बीआर था, फॉर अ सिमिलर अमाउंट। तो मैंने बैंक से पेमेंट नहीं करी, मैंने क्या कर दिया, अपना बिल रिसीवेबल एंडोर्स कर दिया, बीपी डेबिट टू बीआर, कितने का, 5000। बिल्कुल बेसिक था, कई बार बस कंफ्यूजन होते थे क्योंकि बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा हट गया। तो 9th क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, चाहे तो आप वीडियो पॉज करके इसको अब भी लिख लो, साथ साथ खत्म हो जाएगा, ठीक है। 10th क्वेश्चन भी सिमिलर है और 11th क्वेश्चन भी सिमिलर है, ये जरूर आपको नोटबुक में करना है। ऊपर वाले जो 8 क्वेश्चन है वो भी अच्छे से गो थ्रू करना है। अब मैं आपको टॉपिक कराती हूँ, इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी देखो बेसिक सी बात है, इंसॉल्वेंसी का मतलब तो आपको पता है कि अगर किसी पर्सन ने पेमेंट करनी थी, वो पेमेंट नहीं कर पाया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो हमारा पैसा डूब जाएगा। कई बार कुछ पैसा रिसीव हो जाता है और कुछ पैसा नहीं होता। Insolvency of a person means that he is unable to pay his liabilities. This means that bill accepted by him will be dishonored. When it is known that a person has become insolvent, entry for dishonor of his acceptance must be passed. जो उससे बिल मिला हुआ था वो तो डिसऑनर हो जाएगा,
लेटर ऑन समथिंग में बी रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट, वो बाद में देखेंगे। जब अमाउंट रिसीव होता है तो जितना रिसीव हुआ कैश में, जितना डूब गया बैड डेट्स टू लेटर नॉर्मल बैड डेट्स की एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, जिसने पेमेंट करनी थी। द अमाउंट नॉट अल्टीमेटली पेड बाय हिम ड्यू टू इंसॉल्वेंसी शैल बी क्रेडिटेड टू डेफिशिएंसी अकाउंट। जितना वो पे कर देगा वो बैंक से चला जाएगा, और जो नहीं करेगा वो किस में चला जाएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट। तो बड़ा बेसिक सी चीज है। इंसॉल्वेंसी का क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। जब भी कोई पर्सन जिसने पेमेंट करनी थी दैट पर्सन बिकम्स इंसॉल्वेंट, तो आप क्या करोगे, पहले तो बिल डिसओनर की एंट्री करना, चाहे वो आपका आपने रिटेन कर रखा हो, एंडोर्स कर रखा हो, कलेक्शन के लिए भेजा हो या डिस्काउंट करा रखा हो, उसको क्या कर देना, डिसओनर। सर जब भी जितना पैसा मिले वो रिसीव कर लेना, और जितना डूब जाए वो बैड डेट्स में डाल देना, और ड्रॉई की बुक्स में जो डूब जाए पैसा वो किस में डाल देना, डेफिशिएंसी अकाउंट में। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 14। देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, आरटीपी में भी रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है, स्टडी मेट में, स्टडी का क्वेश्चन है। और ये देखो इसका सिमिलर एक और क्वेश्चन डाला हुआ मैंने जो लेटेस्ट आरटीपीज में भी आया, मतलब आरटीपी में तो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 रीड करो। रीता और ₹1 लाख टू श्रीमान on 1st October 2021. Just give me a minute. On 1st October 2021, Rita accepted a bill drawn by him by Sriman for the amount at 3 months. Rita owed 1 lakh to Sriman. रीता ने पैसे देने थे। 1st अक्टूबर को रीता ने एक बिल एक्सेप्ट करा श्रीमान का 3 महीने का। श्रीमान ने उसको डिस्काउंट करा लिया 99,000 में। On 3rd October, before the due date, Rita approached Sriman for renewal of the bill. वो कह रहे रिन्यू कर दो। Sriman agreed on the condition that 50,000 to be paid immediately, together with interest on remaining amount at 12%. बिल कितने का था, 1,50,000 अभी मिल गए, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना, 50,000। 50,000 पे 12% इंटरेस्ट 3 महीने का। अब बचे हुए के लिए रीता क्या करेगी, न्यू बिल एक्सेप्ट करेगी। These arrangements were carried out, but afterwards Rita became insolvent. पहले तो उसने क्या करा, रिन्यू करा दिया, बाद में बोली नहीं है भाई, नहीं दे पाऊंगी। And 40% of the amount to be recovered from researcher. जितना पैसा मिला था, ₹1 पे 40 पैसा। 5 journal entries in the books of श्रीमान। श्रीमान कौन था, अपना ड्रोअर। श्रीमान कौन था, अपना ड्रोअर। ठीक है, अभी मैं इस क्वेश्चन को आपको गो थ्रू कराती हूँ। लिख के आप खुद से करना, मैं इसको जान के लिख के नहीं करा रही हूँ। इसके पीछे इंटेंशन पता है क्या है, कि अभी आप समझो फिर उसके बाद खुद से लिख के करो। ठीक है, प्रैक्टिस जितनी आप खुद से लिखोगे ना उतनी होगी। एक क्वेश्चन हमने कर लिया, आपको तरीका आ गया। अब आपको मैं सिर्फ क्वेश्चन समझाती हूँ। रीता ओड 1 लाख टू श्रीमान, उसने पहले से किसी चीज के देने थे। On 1st October, she accepted a bill drawn by श्रीमान for the amount at 3 months. अब श्रीमान को बिल मिला है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बिल रिसीवेबल। किससे मिला है, रीता से, तो पहली एंट्री होगी बिल रिसीवेबल टू रीता, कितना, 1 लाख। श्रीमान got the bill discount with bank for 99,000। बैंक में कितने पैसे है, 99। बिल कितने का था, 1 लाख, तो डिस्काउंट कितने का हो गया, 1,000। मेरे लिए एक्सपेंस है क्योंकि बैंक ने चार्जेस डिडक्ट करे। अक्टूबर, बिफोर द ड्यू डेट, रीता अप्रोच्ड श्रीमान फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। रिन्यूअल कराना है तो पहले हमने पढ़ा था, पहले में क्या करना पड़ेगा, पिछले वाला बिल डिसऑनर करना पड़ेगा। डिसऑनर कर दो, रीता टू बैंक। जब भी डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होता है ना, तो देखो डेटर तो डेटर बनेगा ही, और बैंक से पैसा क्रेडिट हो जाएगा, रीता टू बैंक 1 लाख। ये याद रखना, पूरा अमाउंट होएगा डिस्काउंटिंग चार्जेस हटाए बिना। ठीक है, श्रीमान एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 50,000 बी पेड इमीडिएटली। 50,000 अभी आगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रीता, बैंक टू रीता। आगे भी लाइन, टुगेदर विद इंटरेस्ट, इसी के साथ इंटरेस्ट पे करना, ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एट 12% पर एनम। तो 3 मंथ्स कैलकुलेट करो, 1 लाख में से 50,000 अभी पे कर दी तो रिमेनिंग बचा 50,000। 50,000 पे 12% फॉर 3 मंथ्स, पता है कितना आएगा, 1,500। तो हमने 50,000 प्लस इंटरेस्ट 51,500 अभी पे कर दिया, और ये इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री कर दी। मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा तो मेरे लिए इनकम। रिमेनिंग अमाउंट का उसने न्यू बिल एक्सेप्ट कर लिया, BR टू रीता। ध्यान से समझना, इसमें क्या हुआ, मेरा टोटल बिल था 1 लाख का। 1 लाख में से शी सेड आई विल पे 50,000 इमीडिएटली एंड 50,000 लेटर ऑन।
बट हमने क्या बोला, ये जो बाद में पे कर रहे हो ना, इस पे 1500 का इंटरेस्ट भी अभी पे कर दो, तो टोटल अभी कैश पेमेंट कितनी होगी 51,500। और बिल कितने का बनेगा, न्यू बिल कितने का बनेगा 50। न्यू बिल आ गया BR2 रीता। फिर क्या हुआ, कैरिड आउट आफ्टरवर्ड्स रीता बिकेम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट होगी तो दोबारा से डिसऑनर की एंट्री, अब तो हमने रिटेन कर रखा था ना, तो हमारे पास एंट्री क्या हो जाएगी, रीता टू PR। और उससे 40 पैसा इन रुपये मिला, 50,000 का 40%, 20,000। 20,000 बैंक में आ गया, 30,000 बैड डेट्स टू रीता। डन है, कोई डाउट? बिल्कुल बेसिक था, यहाँ तक का क्वेश्चन हमने नॉर्मली किया हुआ था। इंसॉल्वेंसी होगी तो हम क्या करेंगे, बिल डिसऑनर करेंगे, और जितना मिल गया ठीक है, बाकी इसमें डाल देंगे बैड डेट्स। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल इजी चैप्टर है। देखो आपको कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में डाउट आ रहा हो ना, प्लीज मेक श्योर कि आप मेरे को बता दो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्रिशियल टाइम है। अभी आप रिवीजन कर रहे हो, आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ आप जिस भी अटेम्प्ट के लिए देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम्स होंगे। ज्यादा टाइम तो नहीं बच रहा ना, तो आपको कहीं पे भी डाउट नहीं छोड़ना रिवीजन के टाइम, तो सारे डाउट्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अभी मेरे को ना लास्ट एक टॉपिक करना है एकोमोडेशन पे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, एकोमोडेशन पे। एकोमोडेशन पे पहले मैं आपको ना इसका कंसेप्ट समझाती हूँ। इसमें पता नहीं स्टूडेंट्स को दिक्कत क्यों रहती है, लेकिन एक्चुअल में मैं बोलूँ ना, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। सपोज 2 फ्रेंड्स हैं, मिस्टर X एंड मिस्टर Y। दोनों को ना पैसे चाहिए थे कुछ, ठीक है, एनी रीजन, अपने बिजनेस में लगाने के लिए, पर्सनल नीड्स के लिए, शादी के लिए, व्हाटएवर, किसी भी रीजन से उनको पैसे चाहिए थे। इन्होंने क्या सोचा, बैंक के पास जाते हैं और बैंक को क्या बोलते हैं, लोन दे दो। ये गए, बैंक ने बोला कोलेट्रल, गिरवी क्या रखोगे। अब दोनों के पास कुछ भी गिरवी रखने के लिए नहीं था, तो इन्होंने क्या कहा, गिरवी रखने के लिए तो कुछ नहीं है, तो हम तो कुछ नहीं रख पाएंगे। बैंक ने लोन देने से मना कर दिया, वापस आ गए बेचारे। फिर इन्होंने पता आपस में एक दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया, मिस्टर X ने क्या बोला Y को कि मैं आप पे ना एक बिल ड्रॉ करता, मैं आप पे एक बिल ड्रॉ करता। भाई बोलेगा, भाई मैं क्यों बिल ड्रॉ करवाऊं अपने ऊपर, मेरे को तो आपकी कोई पेमेंट ही नहीं करनी, मेरे को तो पैसे चाहिए थे, आप एक बिल ड्रॉ कर दो। X ने कहा रुको, बिल ड्रॉ करते हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर लेना। आप मेरे को एक्सेप्ट करके दोगे तो मेरे लिए क्या बन जाएगा, एक एसेट, बिल रिसीवेबल। और बैंक को गिरवी रखने के लिए क्या चाहिए, एसेट। मैं ये बैंक के पास BR लेके जाऊंगी। मिस्टर X बैंक के पास गए BR लेके, बैंक को क्या बोला, देखो आपको एक एसेट चाहिए था, एक लीगल प्रूफ चाहिए था ना कि आपकी पेमेंट मिल जाएगी, आप ये BR पकड़ो और मेरे को डिस्काउंट करके दे दो। सपोज ये 20,000 का बिल एक्सेप्ट हुआ था, बैंक ने इसको 19,500 पे डिस्काउंट कर दिया, 500 रुपए के डिस्काउंटिंग चार्जेस ले लिए। अब इन्होंने क्या करा, जो ए था, वो सॉरी X था, उसने 19,500 में से एक सर्टेन सम किसको दे दिया, B को, दोनों Y को दे दिया। दोनों ने आपस में पैसा बांट लिया, और ये डिस्काउंट ये भी दोनों ने आपस में सेम रेशियो में बांट लिया। जिस दिन पेमेंट होनी थी बिल की, अब Y कहेगा भाई मैं क्यों पे करूं, पैसा तो दोनों ने यूज करा है। X बोलेगा ओके, जितना मेरा शेयर था मैं आपको दे देता हूँ, Y को ट्रांसफर करेगा और Y उस बिल की पेमेंट कर देगा। तो क्या हुआ, जब हमें म्यूचुअल एकोमोडेशन, म्यूचुअल हेल्प के लिए पैसे चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, बिना किसी ओइंग के ही बिल एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उस बिल को डिस्काउंट कराते हैं, उसकी प्रोसीड्स को शेयर करते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस को शेयर करते हैं, और ऑन अ लेटर डेट, जब भी उसकी ड्यू डेट है, तो दोनों मिलकर उसकी पेमेंट कर लेते हैं। जिस रेशियो में उन्होंने पैसा लिया था उसी रेशियो में उसकी पेमेंट कर देंगे। मतलब एक्स डायरेक्टली बैंक को तो पे करेगा नहीं, एक्स बाइक को ट्रांसफर कर देगा, और वाई पूरा अमाउंट किसको दे देगा, तो बात खत्म। इसका ना मैं आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, आपको उससे बेटर समझ आएगा। हम करते हैं क्वेश्चन एकोमोडेशन बिल का। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में ना जनरली एक पार्टी की बुक्स पूछी है, मैं आपको जो क्वेश्चन करा रही हूँ उसमें दोनों पार्टीज की बुक्स पूछी हुई है। X draws on Y a bill of exchange for ₹30,000। X ने कितने का बिल ड्रॉ करा, 30,000 का। मैं आपको इसकी जनरल एंट्री साथ साथ रीड कराती जाती हूँ। ऑन 1 अप्रैल फॉर 3 months X ने ड्रॉ करा, X के लिए क्या हो जाएगा, ये बिल रिसीवेबल टू Y। Y accepts the bill and sends it to X। उसने एक्सेप्ट करके Y को X को भेज दिया।
हु गेट्स इट डिस्काउंटेड फॉर 28,800। एक्स ने डिस्काउंट कितने पे कराया? 28,800 में। तो उसके पास बैंक में कितने आए? 28,800। अब भाई 30,000 वाला बिल 28,800 में डिस्काउंट करा रहे हैं, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने कितने? 1200। मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या हो जाएगा? डेबिट। बैंक डेबिट 28,800, डिस्काउंटिंग चार्जेस 1200। तो बी आर मेरे पास से बिल कितने का गया? 30,000। बेसिक। एक्स इमीडिएटली रिमिट्स 9600 टू वाई। उसको 28,800 मिले, उसने 9600 वाई को दे दिए। चलो यहां तक तो ठीक है। एक बात बताओ, लॉजिकली सोचना, जब दोनों ये पैसा मिलके शेयर कर रहे हैं तो ये डिस्काउंट मिलके शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऐसा तो नहीं है ना कि एक्स क्या कह रहा है कि सारा खर्चा मैं भुगतूंगा और वाई सिर्फ पैसे के मजे ले रहा है। ऐसा तो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? प्रोपोर्शनल डिस्काउंट भी किसमें ट्रांसफर करेंगे? वाई के अकाउंट में। अब देखो, मेरे को मिले कितने? 28,800। उसमें से मैंने ट्रांसफर कितने करे? 9600। तो ये पता है कितना है? 1/3। जितना भी पैसा मिला उसका 1/3 मैंने किसको दे दिया? वाई को। तो डिस्काउंट का भी मैं कितना दे दूंगी? 1/3। डिस्काउंट का 1/3 कितना आएगा? 400। मैं किसको ट्रांसफर कर दूंगी? वाई को। वाई को मैं पेमेंट कर रही हूँ, तो वाई डेबिट टू बैंक। मैंने दिए कितने? 9600। डिस्काउंटिंग चार्जेस जो मेरा एक्सपेंस था मेरे पास से थोड़ा कम हो जाएगा। कितने से कम होएगा? 400 से। और वाई को डेबिट कर दिया। मेरे को वाई को कितने उसको डेबिट कर दिया? 10,000। मैंने क्या माना? वाई को मैंने कितने दिए? 10,000। क्लियर है? आगे देखो, ऑन ड्यू डेट, जब पेमेंट की डेट आई, अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू। जो 30 में से 20,000 एक्स लेके बैठा था ना, उसके बनते थे ना बैंक को देने, वो क्या हो गया? अनेबल हो गया, पैसे नहीं है। And accepts a bill for 42,000 for 3 months, which is discounted by Y for 40,110. अब X ने बिल एक्सेप्ट करा, X ने बिल एक्सेप्ट करा। अगर X बिल एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके लिए क्या है? वो लायबिलिटी। और किसके लिए एक्सेप्ट कर रहा है? वो Y के लिए। Y डेबिट टू बिल्स पेबल कितने का? 42,000। समझ आया? Which is discounted by Y for 40,110। अब ये एंट्री तो Y की बुक्स में होगी 40,110 की। Y sends 6740 to X। X के बैंक में कितने आएंगे? 6740। लेकिन एक चीज बताओ, जब X ने कोई बिल डिस्काउंट करा के Y को पैसे भेजे थे तो 400 का डिस्काउंट ट्रांसफर करा था या नहीं करा था? करा था ना। तो Y भी तो जब पैसे भेज रहा है तो डिस्काउंट ट्रांसफर करेगा। ये वाली कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना इस कैलकुलेशन को। हमने बिल, जो वाई ने बिल डिस्काउंट कितने का कराया है? बिल डिस्काउंट कितने में कराया है? 40,110। उस पर डिस्काउंट कितने का लगा है? 42,000 वाला बिल उसने कितने में डिस्काउंट कराया? 40,110। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने, एक बार कैलकुलेट करेंगे हम। 42,000 माइनस 40,110, 1890। 1890 का डिस्काउंट है 40,110 पे। उसने एक्स से कलेक्ट कितने करने थे? एक तो जो उसने अभी ट्रांसफर करे 6740, और एक उसने एक्स से पहले से कितने लेने थे? एक्स ने बिल ड्रॉ करा था 30 का, जिसमें से 10 वाई को दिए थे, तो बच्चों 20 एक्स ने रखे थे ना, तो 20 ये लेने थे। इतने का डिस्काउंटिंग चार्जेस प्रोपोर्शनेट करके वो किसको ट्रांसफर करेगा? एक्स को। सॉल्व करो। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 6740 प्लस 20,000 इंटू 1890 डिवाइडेड बाय 40,110। दिस कम्स टू ₹1260। तो कितने का डिस्काउंट ट्रांसफर कर देगा? 1260 का टू वाई। और उसके बाद क्या होगा? मैच्योरिटी पे एक्स बिकम बैंकरप्ट हो गया। अब हमारे बिल डिसऑनर होएगा। हमारी लायबिलिटी थी बीपी टू वाई, डिसऑनर की एंट्री कर दी और 50 पैसा इन रुपी उसने पे कर दिया। कितना पैसा पे कर दिया उसने? 50 पैसा इन रुपी। वाई डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। 28,000 उसने 28 में से कितना पे कर दिया? 14 पे कर दिया और 14 किसमें चला गया? डेफिशिएंसी अकाउंटिंग। अब मेरे को ये बताओ, ये 28 कैसे आया? हाँ जी, ये 28 कैसे आया?
वाई का जो भी डेबिट क्रेडिट्स हो रहे हैं ना उससे आप लेस करके निकालना। आपका अमाउंट आ रहा होगा 28,000 और बैंक से पे करा 14, डेफिशिएंसी में कितना चला है 50%। यहीं पे मैं आपको वाई की बुक्स बताऊं ना, दोबारा से एक बार इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं। वाई की बुक्स बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्या हुआ था, ध्यान से सुनते जाना। एक्स ने क्या करा था, वाई पे बिल ड्रॉ करा था, तो वाई के लिए क्या है वो लायबिलिटी है, वाई के लिए क्या है वो लायबिलिटी है, एक्स टू बिल्स पेबल। फिर क्या हुआ था, वाई ने एक्सेप्ट करा था, एक्स ने डिस्काउंट कराया था, एक्स के डिस्काउंट की वाई की बुक्स में एंट्री नहीं आएगी। एक्स ने 9600 वाई को दिए थे, वाई की बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दिया था हमने उसको 400 का, टू एक्स अकाउंट। फिर क्या हुआ था, ड्यू डेट पे अनेबल था वो पेमेंट करने के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, नया बिल एक्सेप्ट करा एक्स ने, बिल रिसीवेबल टू एक्स, ये हमने उसको क्या करा, बिल को डिस्काउंट करा लिया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बी आर। पुराने वाले बिल की पेमेंट कर दी, पुराना बिल तो पेमेंट करना पड़ेगा ना बैंक को, वो पे कर दिया। एक्स को पैसे ट्रांसफर कर दिए, ये देखो हमने एंट्री करी थी ना इसी की उल्टी, एक्स डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंटिंग चार्जेस, बिल्कुल पॉजिटिव एंट्रीज होती जाएगी। फिर ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गया, ड्रॉई को जो भी हमारा ड्रॉई था वापस ड्रॉई बना दिया, बैंक से डिस्काउंट करा रखा तो बैंक को क्रेडिट कर दिया। और पेमेंट वाले दिन 28,000 मिलने थे, 14 बैंक में आ गए, 14 के क्या हो गए, बैड डेट्स हो गए। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस मेन ये कंसेप्ट पढ़ना है कि डिस्काउंट कैसे आता है। जब अपना एक बारी जो बिल है वो कैंसिल होने के दोबारा से हमने कोई बिल वो कराया हो, डिस्काउंट कराया, तो जितने का डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन न्यू बिल डिवाइडेड बाय अमाउंट रिसीव्ड ऑन न्यू बिल इनटू अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम न्यू बिल प्लस अमाउंट टू बी रिसीव फ्रॉम प्रीवियस, ये हमारे क्या आ जाएंगे, डिस्काउंटेड चार्जेस। अब इसकी क्वेश्चंस मैंने आपकी बुक में काफी सारे क्वेश्चंस डाले हुए हैं। 17th क्वेश्चन है, देन उसके बाद 19, 20, 21, 22। पहले आप क्या करना, आज आपको क्या करना है, चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 8 करना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी 4 क्वेश्चन लिख लेना, 4 कैलकुलेटर पे कर लेना। उसके बाद 9th मैंने करा दिया, उसको नोटबुक में कर लेना, 10th और 11th क्वेश्चन कर लेना, 12th हमने नोटबुक में कर ही लिया। फिर हमने 13th क्वेश्चन गो थ्रू कर लिया, 13 to 16, 13 to 16 4 क्वेश्चन है, 13, 14, 15, 16 इंसॉल्वेंसी के। 13th हमने डिस्कस करा, एक बार गो थ्रू कर लेना, 14, 15, 16 नोटबुक में कर लेना। देन उसके बाद 18th हमने भी डिस्कस करा है, इसको जस्ट गो थ्रू कर लेना। 19 to 21 ये आप नोटबुक में करना। अरे 17th क्वेश्चन है वो ना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा क्वेश्चन है, वैसे इजी है, उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। बहुत कम चांस है कि वैसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन एक बार उसको गो थ्रू जरूर कर, ठीक है। लेकिन 17th क्वेश्चन लास्ट में करना। पहले अपना सीक्वेंस क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 to 8, इसमें से एनी 4 इन नोटबुक, फिर अपना क्वेश्चन नंबर 9 to 11, इसमें से 10 and 11 नोटबुक में करना, 9th गो थ्रू कर लेना। फिर अपना 12th क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया। 13 to 17 में अपना कौन सा करेंगे आप, 13 to 16 में 14, 15, 16 ये नोटबुक में करना। उसके बाद 17th एक बार के लिए छोड़ के 18 to 21 में 19, 20, 21 ये नोटबुक में करना। और जो क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं लिखे हैं वो आप वैसे गो थ्रू कर लेना, रीड कर, ठीक है। और जहां पे डाउट्स आए मेरे को बता देना। अच्छा चैप्टर है, 5 to 10 मार्क्स का आता है, फ्री के मार्क्स है, जनरल एंट्रीज हमेशा फ्री के मार्क्स होते हैं, तो उसको अच्छे से कर देना, ठीक है। और कुछ भी डाउट्स है मेरे को बता देना। थैंक यू।